in today's lecture. कई दिन से बच्चे बोल रहे थे कि सर सर्कुलर मोशन पर है ना लेक्चर बनाने के लिए, तो फिर मैं प्रस्तुत हूँ सर्कुलर मोशन पर लेक्चर के लिए। देखो बेसिकली होता है क्या है ना कि सर्कुलर मोशन और खासकर रोटेशन है ना 11th क्लास के बच्चों को बहुत थोड़ा सा हार्ड टाइप का लगता है ना। वैसे उतना हार्ड नहीं, अगर है ना सिस्टमेटिक ढंग से अगर पढ़ा जाए तो बहुत ही इजी है ना। इनफैक्ट जो चैप्टर हार्ड होता है ना उसी से इजी क्वेश्चंस आते हैं है ना। ये मैं हमेशा ट्रेंड देखा हूँ ऐसा क्वेश्चंस पेपर में, तो इससे इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो कभी भी इन दो चैप्टर्स को नहीं छोड़ना चाहिए, सर्कुलर मोशन और रोटेशन को। तो आज के लेक्चर से हम लोग सर्कुलर मोशन शुरू करने वाले हैं। ये लेक्चर सारे है ना जो भी, चाहे वो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो मेंस की तैयारी कर रहे हो या एडवांस की तैयारी कर रहे हो, आईटी एडवांस या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये लेक्चर उतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब भी मैं थोड़ा सा बहुत हाई स्टैंडर्ड है ना एडवांस के क्वेश्चंस के लिए मैं बढ़ूंगा, ठीक है, तो वहां पे मैं आगाह कर दूंगा नीट के बच्चों को कि आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैं लेकिन बाकी है ना ऑलमोस्ट है ना सेम ही है सिलेबस वाइज अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो फिर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको क्या प्री रिक्विजिट्स चैप्टर की नॉलेज जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग को जरूरी है वेक्टर है ना। वेक्टर का नॉलेज बहुत अच्छा से होना चाहिए। इनफैक्ट फिजिक्स का बैकबोन वेक्टर है ना, आप लोग है ना देख सकते हो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैनेमेटिक्स है, जो मोशन इन 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन जो पढ़े थे हम लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो सब पढ़ लिए हो तभी है ना सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वेक्टर और कैनेमेटिक्स अगर आप लोग पढ़ लियो तो सर्कुलर मोशन का जो मैं स्टार्टिंग में पार्ट पढ़ाऊंगा, यानी यहाँ पर जब मैं कैनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बताऊंगा तो वो चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर सर्कुलर मोशन में ही मैं आगे जाकर डायनेमिक्स पार्ट में जाऊंगा, ठीक है, जहां पर फोर्स की बात आती है, ठीक है। तो फोर्स के बारे में चूंकि मैं यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा है ना, तो इसके लिए आप लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पहले से आना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, वेक्टर है ना का नॉलेज होना चाहिए, कैनेमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन का भी होना चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन F=μn, ये सब कंसेप्ट में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वर्क और एनर्जी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मैं भी सेंटर ऑफ मास और कॉलिजन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वर्क और एनर्जी तक का आपको नॉलेज अगर है तो फिर आप ये लेक्चर शुरू कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन है ना समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे यहाँ पर। तो और अगर है ना ये सब चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो है ना कुछ दिन रुक जाइए, है ना, पहले वो सब चैप्टर पढ़ लीजिए। अगर आप 11th में हो, जो 13th में हो या 12th में हो, जिनको एकदम एग्जाम देना है तो वो तो ऑफकोर्स पढ़े हुए होंगे, तो वो चैप्टर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हर लगभग अल्टरनेट डे पे मैं लेक्चर्स अपलोड करता रहूंगा। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कुलर मोशन में ये तो मालूम होगा कि सर्कल में मोशन हो रहा है, ठीक है। तो 99% क्वेश्चन में ना सर्कल में ही मोशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्यों मैं 99% बोल रहा हूँ है ना, ये लेक्चर में आज लेक्चर में थोड़ा सा आगे जाने पर आप लोगों को खुद मालूम चल जाएगा कि हमेशा सर्कुलर मोशन में सर्कल में ही गोल गोल घूमे ये जरूरी नहीं है ना। मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा इनफैक्ट, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन को समझने के लिए पहले उसका कुछ पैरामीटर समझना होगा हम लोगों को। जैसे कि मोशन जब हम लोग पढ़े थे है ना, चाहे वो 9th में पढ़े हो या 11th में काइनेमेटिक्स जब आप पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग ये सब पढ़े थे ना कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है ना, ये सब क्या होता है। पहले पैरामीटर्स आपने स्टडी किया, फिर उस सारे को कंबाइन किया गया था इक्वेशंस ऑफ मोशन में। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग पहले काइनेमेटिक्स पढ़ लेंगे इसका, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स है ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो टर्म आता है काइनेमेटिक्स में वो आता है बाबू एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, इसको आप लोग समझ लेते हैं। एंगुलर पोजीशन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक मैं सर्कल बना, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को सर्कल, ये इसका सेंटर है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दे रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये ओरिजिन हो गया, फिर ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो एंगुलर पोजीशन जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पर जब भी पार्टिकल मूव करेगी सर्कल पे तो ये इसी जगह मूव कर सकती है, अंदर तो नहीं घुस जाएगी, ठीक है। तो ये है ना पेरिफेरी पे ही मूव कर सकती है। तो एंगुलर पोजीशन होता है कि है ना सेंटर से
ना वो किस एंगल पर है ना, एंगुलर पोजीशन किस एंगल पर वो स्थित है, ठीक है। तो लेट्स से कि पार्टिकल अभी ए पॉइंट पर है ना, तो ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, इस थीटा को भी एंगुलर पोजीशन कहा जाता है। तो बेसिकली इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, थीटा को एंगुलर पोजीशन कहा जाएगा। तो अभी आप लोग एक चीज देख सकते हो कि एंगुलर पोजीशन बताने के लिए हम लोगों को कुछ चीज स्पेसिफाई करना होता है, जैसे कि है ना कैनेमेटिक्स में पोजीशन बताने के लिए हम लोगों को स्पेसिफाई करना होता था रेफरेंस पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर भी एंगुलर पोजीशन बताने के लिए हम लोगों को रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वी हैव टू स्पेसिफाई, है ना, टू डिसाइड एंगुलर पोजीशन, टू डिसाइड एंगुलर पोजीशन we need to specify। अब क्या क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो सबसे पहला पॉइंट है ना, सबसे पहले आपको ओरिजिन है ना क्या कहते हैं स्पेसिफाई करना होगा। ओरिजिन क्यों है ना, कि जैसे एंगल जब मांग रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट तो मैं इसको ले लिया, ठीक है, रेफरेंस एक्सिस पॉइंट नहीं, रेफरेंस एक्सिस तो इसको ले लिया, लेकिन एंगल जो बना रहा है वो कहीं से तो बनाएगा वो एंगल, है ना। तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कह देते हैं, ठीक है। तो वी नीड टू स्पेसिफाई, सबसे पहला पॉइंट ओरिजिन को स्पेसिफाई करना है, और दूसरा रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस में क्यों कह रहा हूं, जहां से हम लोग बेसिकली है ना रेफरेंस एक्सिस कहो या रेफरेंस लाइन कह देते हैं ना, एक्सिस अगर आपको भारी वर्ड लग रहा है तो ये रेफरेंस लाइन हो गया ना, लेट्स से इसको बी पॉइंट नाम दे देता हूं मैं, तो ओ बी क्या हो गया रेफरेंस लाइन, और ओ क्या हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो बेसिकली एंगल मैं बोल दूंगा 30 डिग्री, तो इससे कुछ समझ में आएगा क्या, नहीं समझ में आएगा, तो हमको बताना होगा ना कि ओबी से 30 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग को जब है ना सर्कुलर मोशन में आगे जब आप लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे वहां पर, तो है ना ऐसे नहीं बताता है ओबी है, वहां बोलता है कि हॉरिजॉन्टल से है ना 30 डिग्री, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, उससे 30 डिग्री यानी ऊपर, है ना, ऊपर पॉजिटिव लेते हैं। आप लोग जानते होंगे एंगल का काम, है ना, इधर हम लोग है ना एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं जब एक्सिस से, तो एंगल क्या होता है पॉजिटिव होता है, याद है, एंटी क्लॉकवाइज जब जाते हैं हम लोग तो एंगल क्या होता है बाबू पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, जब भी एंटी क्लॉकवाइज हम लोग जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा, जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल निगेटिव, यानी जब नीचे अगर जाओगे तो नीचे -30 डिग्री लिखना होगा। तो आई होप आप लोग को है ना एंगुलर पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, एक बार देख लीजिए, सोच लीजिए। अगर ये क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट है ना पैरामीटर पर चलते हैं, जो कि है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मैं यहाँ पर डिस्टेंस सब नहीं बता रहा हूँ, है ना, ये सब आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब जानते होंगे। क्या जानते होंगे, जैसे कि ये मान लीजिए सर्कल में ये कोई बॉडी मूव कर रही है ना, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, यहाँ से मूव करना शुरू की और इसका रेडियस आर है, ये ओरिजिन है ना। तो ये पेरीमीटर कितना होता है ये आप लोग जानते होंगे, 2πr होता है, इसका एरिया πr² होता है, ये सब जानते हो, ठीक है। फिर ये 9th क्लास में भी क्वेश्चन किए होंगे कि अगर हाफ रिवॉल्यूशन करता है ना तो डिस्टेंस कितना हुआ, तो πr हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तो r+r 2r हो गया, है ना, ये सब तो जानते होंगे, है ना। तो ये सब चीजों को मैं स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिगर में मैं यहीं पर समझा देता हूँ। ये बेसिकली होता है एंगल थ्रू विच, है ना, एंगल थ्रू विच पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसेस इटसेल्फ, है ना, या पोजीशन वेक्टर मूव्स, ठीक है। तो जिस एंगल से पोजीशन वेक्टर मूव करता है उसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं एंगुलर पोजीशन ये था, तो पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां से एक वेक्टर का साइन अगर OA वेक्टर को कहा जाए तो क्या है, वो एक तरह से पोजीशन वेक्टर ही है। तो ये जितना एंगल मूव करेगा, मान लो कि है ना ये मूव करते हुए यहां पर पहुंच गया, ठीक है, ये एंगुलर पोजीशन वेक्टर मूव करते हुए यहां पर पहुंच गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवा लो ताकि पॉजिटिव एंगल हो। तो ये जो जितना एंगल मूव किया ना, इसी को हम लोग कहते हैं बाबू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसी को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो कि मैं वहां पर डी थीटा से रिप्रेजेंट किया। आप लोग चाहो तो डेल्टा थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। डी थीटा मतलब छोटा होता है और डेल्टा मतलब बड़ा चेंज होता है, बस इतना ही फर्क होता है दोनों में, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, लिख दूं क्या डिफिनेशन इसका, चलिए लिख देता हूं, एंगल थ्रू विच
through which position vector moves। ठीक है, इतना काफी है ना, ज्यादा डिटेल में तो बताना नहीं है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। एक बार जरा सा वीडियो पॉज करके आप लोग सोचिए थोड़ा सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक नया चीज आने वाला है कंसेप्ट। चलिए मैं बताता हूँ स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले ये बता दूं क्या, ये किस पे इसके लिए स्पेसिफाई करना होगा, है ना। टू फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वी नीड टू स्पेसिफाई ऑरिजिन। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हम लोग को ऑरिजिन स्पेसिफाई करना जरूरी है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या रेफरेंस लाइन स्पेसिफाई करना जरूरी है क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए। जैसे कि मैं, है ना, मान लो कहा कि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 15 डिग्री का हो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री का है। ठीक है, तो वहां पर वो कहां से, है ना, क्या कहता है, जैसे कि यहाँ पे रेफरेंस लाइन है, इससे जरूरी नहीं है ये, है ना, कि स्पेसिफाई करना इसको जरूरी है। ठीक है ना, 30 डिग्री है ना, अपने आप में पर्याप्त है कि वो कहां से मूव किया है। ठीक है, मतलब इनिशियल पोजीशन से ही मूव किया होगा 30 डिग्री, तो इनिशियल पोजीशन खुद ब खुद स्पेसिफाई हो जाता है। तो यहाँ पर नो नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस लाइन। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं इसको। यहाँ पे रेफरेंस लाइन स्पेसिफाई करने की क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि जब आप बोलते हो कि मैं ए पे था, है ना, तो ए इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो मान लो कि आप कहते हो कि इनिशियली मैं रेफरेंस लाइन से मान लो कि 30 डिग्री पे था। ठीक है, तो आप यहां पर हो, फिर आप कहते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरा 60 डिग्री का हुआ, तो ये ऑब्वियस है कि, है ना, आप यहां पे थे तो यहीं से 60 डिग्री हुआ होगा। ठीक है, यहां से 60 डिग्री नाप रहे क्या, नहीं, यहां से नापोगे तो वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए रेफरेंस लाइन बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ लिया जाता है। ठीक है, तो जब आप इनिशियल पोजीशन स्पेसिफाई करते हो तो ऑफकोर्स आप लोग रेफरेंस लाइन स्पेसिफाई कर चुके हो, है ना, पहले ही, इसलिए देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस लाइन। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक है लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी होता है। अब ये चौंकाने वाली बात है कि है तो दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन ये स्मॉल वाला वेक्टर क्यों हो गया और लार्ज वाला क्या कहता है, स्केलर क्यों हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है। तो चलिए मैं एक चीज समझाता हूँ आप लोगों को। आप लोग जानते होंगे कि कोई वेक्टर, है ना, किसी भी को वेक्टर कहने के लिए वेक्टर के लॉज, है ना, क्या कहते हैं, एप्लीकेबल होने चाहिए। तो एक लॉ आप लोग पढ़े होंगे जब वेक्टर पढ़ रहे थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये हमेशा फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो दो वेक्टर है तो दोनों का सम ए प्लस बी का हो या बी प्लस ए का हो, दोनों का रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। ठीक है, ये वेक्टर का लॉ होता है। अब देखिए लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं इसको फॉलो करता है, कैसे नहीं फॉलो करता है, ये हम लोग देखते हैं, है ना, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो गौर से देखिएगा ये, चलिए इसे से देखते हैं। मान लीजिए कि ये ऑरिजिन है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये ऑरिजिन है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ये ऐसे करके था। ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा होगा, ये ऐसे करके था। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो θ1 वेक्टर प्लस θ2 वेक्टर इज इक्वल टू θ2 वेक्टर प्लस θ1 वेक्टर आना चाहिए। समझ में आ रहा है, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू θ2 प्लस θ1 आना चाहिए। ठीक है, तो θ1 लेट से हम लोग सबसे पहले ऐसे घुमाए इसको, है ना, ध्यान रखिएगा, ऐसे करके घुमाए सबसे पहले।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। थीटा 1 ऐसे घुमाए, फिर थीटा 2 को ऐसे घुमाए, ठीक है। तो आप कहां पे आ चुके हो, यहां पर आ चुके हो, ठीक है। थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब हम लोग उल्टा घुमाएंगे, है ना। थीटा 2 में देख रहे थे ऐसे किए थे, तो सबसे पहले किधर करना होगा हम लोग को, ऐसे किए, ठीक है। और थीटा 1, एक मिनट फिर से, थीटा 1 में ऐसे घुमाए थे और थीटा 2 में ऐसे किए थे, ऐसे याद रखिएगा। देखिए थीटा 2 ऐसे हो गया और थीटा 1 ऐसे आ गया, ठीक है। तो सेम पोजीशन पे आया क्या, जैसे थीटा 1 और थीटा 2 को घुमाए तो वो एक अलग आया था, और थीटा 2 प्लस थीटा 1 किए तो वो अलग आया, है ना। इसलिए लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा छोटा एंगल घुमाते हैं, एकदम छोटा। मान लीजिए थीटा 1 ऐसे हो गया और थीटा 2 ऐसे हो गया। आप यहाँ पे आ चुके हो, इसको याद रखिएगा। मैं क्या किया हूँ, थीटा 1 ऐसे किया हूँ, थीटा 2 ऐसे किया हूँ, ठीक है। अब थीटा 2 प्लस थीटा 1 करते हैं, डी थीटा 2 सॉरी, है ना, छोटा कर रहे हैं। ये डी थीटा 2 ऐसे हो गया, डी थीटा 1 ऐसे हो गया, देखिए वहीं पर आ गया, है ना। ये पॉइंट देखिए, डी थीटा 1 में क्या किया था, ऐसे किया था, फिर डी थीटा 2 ऐसे किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए डी थीटा 2 को मैं ऐसे कर दिया, फिर डी थीटा 1 को ऐसे किया, है ना। सेंस तो वही है रोटेशन का। आप आ कहाँ गए हो, यहाँ पर आ गए हो, ठीक है, सेम पॉइंट पर आए। इसका मतलब अगर कहा जाए तो स्मॉल वाले के लिए डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 इज इक्वल टू डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1 आ रहा है। लेकिन लार्ज वाले के लिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये चूंकि फॉलो कर रहा है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरह के चीजों को, इसलिए है ना स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। अब क्वेश्चन है कि जब वेक्टर क्वांटिटी है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, लार्ज को भूल जाइए, अब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई किया जाएगा, है ना। तो इसके लिए समझ लीजिए आप लोग, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि पोजीशन चेंज या रोटेशन या कुछ भी है ना किसी प्लेन पे हो रहा है, तो वेक्टर का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर में आता है, ठीक है। ये आप लोग पढ़ोगे जैसे कि मान लो जब आप लोग आगे पढ़ोगे सर्कुलर मोशन में, तो ओमेगा जैसे आएगा, ठीक है, या टॉर्क आएगा, ठीक है। तो वो सब सारे एक्सियल वेक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो ये चूंकि सबसे पहला है, इसलिए शायद वेक्टर में पढ़ाया भी गया होगा, एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप ऐसे मूव कर रहे हो, है ना, यहां से इधर मूव कर रहे हो डी थीटा, तो हाथ को वहां पर आप रख लो, ऐसे मूव करो, तो ये जो थंब का जो डायरेक्शन होता है ना, वो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होता है। समझ में आ गया, फिर से देख लो, ये ओ इनिशियल पोजीशन है और ओसी क्या है, फाइनल एंगुलर पोजीशन है। तो इनिशियल से फाइनल जो गए आप लोग, ठीक है, तो ऐसे करके हाथ को घुमाओ, ठीक है। तो ये जो थंब का जो डायरेक्शन आएगा वही क्या होता है, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा, कुछ मैग्नेटिज्म का याद आ रहा होगा, है ना, मैक्सवेल राइट हैंड रूल ऐसे ही करते थे, ठीक है, थंब डायरेक्शन देता था, वैसे ही कुछ है यहाँ पर। तो समझ में आ गया एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होगा, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। देखो मोशन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है ना। तो ये सबसे पहला बार है ना, ऐसा आते रहेगा, ठीक है, धीरे धीरे। और ये चीज आप लोग जानते हो कि पूरा एक बार रोटेशन करते हैं तो कितना एंगल होता है, 2 पाई, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम लोग इन सब चीजों को 2 पाई, पाई ये सब में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर से अब हम लोग को रेडियन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना, नॉट इन डिग्री, है ना, रेडियन में हम लोग को सब कुछ याद रखना है। तो एक रोटेशन में 2 पाई होता है, अगर पूछा जाए 7.5 रोटेशन में कितना है ना, क्या कहता है, एंगल हुआ 7.5, 7.5, तो 2 पाई इंटू 7 प्लस पाई, ठीक है, 15 पाई हो गया, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं। तो आई होप कि एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं वीडियो पॉज करता हूँ, आप लोग तब तक इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये फॉर्मूला शायद आप लोग को मालूम होगा, थीटा इज इक्वल टू आर बाय रेडियस। नहीं होगा तो फिर देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ, है ना। मान लो सर्कल में हो रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया और ये रेफरेंस लाइन हो गया, ठीक है। तो एंगुलर पोजीशन ये थीटा हो गया, ये लेंथ है मान लो
कभी कभी ऐसा भी आता है पूछने के लिए कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को लेंथ कैलकुलेट करना पड़ता है। ये लेंथ हो गया और ये रेडियस हो गया। आर क्या है बाबू? रेडियस है, ठीक है। और ये थीटा एंगल है ना, एंगल कितना मूव किया है ये बेसिकली रेफरेंस लाइन से, ठीक है। ओबी से ये कितना मूव किया है। अब देखो ये आप लोग जानते होंगे कि 2 पाई, जब 2 पाई रेडियन मूव करता है एंगल तो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो? 2 पाई मतलब 360 डिग्री है ना। 2 पाई रेडियन जब मूव करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर। कितना सिंपल चीज है। 1 रेडियन अगर वो कवर कर रहा है ना, मूव कर रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ऑब्वियसली 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई, यूनिटी मेथड लगा रहा हूं। तो थीटा रेडियन कवर अगर कर रहा है, थीटा रेडियन, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो बस दिस इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है। और देखा जाए तो 2 पाई कट जाएगा, आर थीटा आ जाएगा, है ना। ये क्या है? बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड, है ना। तो एल क्या हो गया यहाँ पर? डिस्टेंस कवर्ड। इसको इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू, है ना, थीटा यानी एंगल इज इक्वल टू, ये एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। सिंपल चीज है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ आप लोगों से। मान लो ऐसा करके रोड है, ठीक है। एक ऐसा रोड है और एक ऐसा रोड है, ठीक है। यहां पर ऑब्जर्वर है ना, ओ फॉर यहां पर ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि यहां पे एक कार है जस्ट इसके सामने, ठीक है। ये 10 मीटर पर सेकेंड से मान लो मूव कर रहा है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। क्योंकि इसके बाद एंगुलर है ना पोजीशन के बाद हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखे, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद होगा कैलमेटिक्स में भी हम लोग क्या पढ़े थे? डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी पे जाते थे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। तो उसको बताने से पहले मैं ये है ना जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी चीज है कि ये ऑब्जर्वर है और ये कार मान लो ऐसे जा रहा है, तो इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज होगा है ना टाइम के साथ, हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो टाइम के साथ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है, यानी यूं कहो तो एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा? डी थीटा बाई डी टी क्या होगा? पहला ऑप्शन बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन घटेगा और तीसरा ऑप्शन कांस्टेंट, ठीक है। डी थीटा बाई डी टी यानी चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है यहाँ पर, साथ में टाइम का क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्वर है वो अपना सर घुमा रहा है, ठीक है। कार को देखने के लिए वो अपना क्या करेगा? सर घुमाएगा। तो सर घुमा रहा है तो सर तो ऐसा नहीं है ना कि सर घुमाने के लिए आपको क्या हो रहा है? सर्कल ही है ना, सबटेंड करना पड़ रहा है, ठीक है। घुमा के देख सकते हो, सर ऐसे करके घुमाओगे, है ना। तो पहले क्या होता है कि आप लोग पहले आग से सोच लो, बढ़ेगा घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो जो लोग बढ़ेगा सोच रहे हो गलत हो बाबू, सोच रहे हो कि दूर जा रहा है इसलिए बढ़ेगा। बी ऑप्शन इसका सही है ना। अब इसको समझो कैसे। जैसे कि सामने जब कार जाती है ना, एकदम जब आपके सामने, तो एकदम फटाक से जाती है, तो आप बहुत तेजी से है ना क्या करते हैं? सर को घुमाना पड़ता है। उसके बाद क्या होती है? कार तो उसी स्पीड से जा रही है, लेकिन जब वो दूर चली जाती है तो आराम से धीरे धीरे है ना सर को घुमाना पड़ता है। कभी ये फील किया होगा नॉर्मल लाइफ में। तो वही चीज है यहाँ पर, है ना। डी थीटा बाई डी टी बेसिकली क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ चेंज, है ना। यानी जिस रफ्तार से आप अपना सर घुमा रहे हो, ठीक है, ऑब्जर्वर अपना सर घुमा रहा है, ठीक है। तो मान लो कि किसी है ना टी टाइम में ये 10 इंटू टी यहाँ पर कवर करेगा, तो ये मान लो ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या? फिर 10 इंटू टी अगले सेकेंड में यहाँ पे पहुंच गया मान लो सी पॉइंट पे, फिर ये देखो हो गया। तो देख सकते हो कि ये थीटा 1 है और ये थीटा 2, है ना। कौन ज्यादा लग रहा है? यही ज्यादा लग रहा है। दिख रहा होगा कि यानी स्टार्टिंग में ज्यादा तेजी से रफ्तार से घुमाना पड़ रहा है ना। इसका और सही एग्जांपल अब यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। सर्कुलर मोशन में मैं ये सारी चीजें पूछ रहा हूँ, है ना। डी थीटा बाई डी टी भी एक तरह का क्या है? सर्कुलर मोशन का ही कंसेप्ट है ना, उसका टर्म है या टर्मिनोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी सर्कल में कोई घुमा क्या? नहीं घुमा।
इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, शायद आप लोग अब बता दोगे। जैसे कि मान लो तुम ट्रेन पे बैठे हो, ठीक है, ये ट्रेन में तुम बैठे हो, यहाँ पे तुम बैठे हो, ठीक है, आदमी तुम्हें बाहर क्यों बना दिया। देखे होगे कि जब ट्रेन चल रही होती है ना, बगल में एक पोल रहता है ना, ट्रेन लाइन के बगल में पोल रहता है और दूर में एक बहुत बड़ा सा पेड़ रहता है, ठीक है। तो पोल को है ना, जब आप खिड़की पे बैठते हो बचपन में देखे होगे कि हमेशा चाहते थे कि हर चीज को देख लें, है ना। तो पोल जब आपके सामने से पास होता था तो आप जल्दी से सर घुमाते थे, है ना, सर घुमाते हो, बहुत जल्दी सर घुमाना पड़ता है ना। और है ना क्या कहता है, वही जो पेड़ बहुत दूर है वहां पे धीरे से सर घुमाना पड़ता है ना। इस एग्जाम्पल को समझ में आ जाएगा वो फिर, ठीक है, बहुत धीरे से सर घुमाना पड़ता है ना। इनफैक्ट बहुत देर तक ट्रेन आगे चल रही होती है लेकिन पेड़ अभी भी दिख रहा होता है जो दूर में पेड़ है। तो यहाँ पर उसका क्या वजह है ना। तो बेसिकली यही सर्कुलर मोशन का एक कंसेप्ट है, ये डी थीटा बाय डी टी का एक कंसेप्ट है। अब देखो, ना तो पोल चल रहा है ना तो पेड़ चल रहा है, चल तो ट्रेन रहा है, ठीक है। और अगर रिलेटिव का है ना टर्म लगाया जाए, कैलमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, तो ट्रेन को रोक दो, है ना। तो ट्रेन को अगर रोक दोगे, मान लो ट्रेन ऐसे चल रही है किसी वेलोसिटी के साथ, तो ट्रेन को रोक दोगे तो क्या होगा, जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी वेलोसिटी को देना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मान लो कि एक पोल है और यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है ना। ये 3D में समझोगे तो सामने है, ऊपर नहीं है ट्रेन के। तो इसको अगर रोकोगे तो इसको इधर स्पीड देना होगा, इसको भी इधर स्पीड देना होगा, उतना ही, है ना। ये रिलेटिव में पढ़ाया गया होगा। तो टी टाइम में ये कितना कवर कर लेगा, है ना। टी टाइम में ये वीटी करेगा, ये भी टी टाइम में वीटी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है ना। लेकिन अगर है ना क्या कहते हैं, आदमी का पोजीशन से देखा जाए, ठीक है, आदमी तो यहाँ पे था, है ना, यहाँ पे बैठा हुआ है ये आदमी, यहाँ पे बैठा हुआ है ये आदमी, ठीक है, सेम लकीर में आ रहा है। लेकिन आदमी का अगर देखा जाए तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। ये पोल वाले के लिए एंगल ज्वाइन किया गया और ये पेड़ वाले के लिए अगर एंगल ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे करके आएगा। तो आप लोग ऑब्वियसली देख सकते हो यहाँ पे कि पेड़ वाला एंगल क्या हो गया, θ2 कम हो गया, है ना। तो वहां पर है ना क्या कहता है, आप लग रहा होगा कि सेम स्पीड से वो भी जा रहा है ना। लेकिन पेड़ वाले के लिए आपको सर को क्या करना होगा, धीरे धीरे घुमाना होगा क्योंकि एंगल बहुत कम कवर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो डी थीटा यहाँ पर भी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है ना। ये एंगल ज्यादा है और ये एंगल कम है, यहाँ साफ देख सकते हो, θ2 इज लेस देन θ1। उसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है, θ2 इज लेस देन θ1, ठीक है। तो दूर का ऑब्जेक्ट है ना में जब वो दूर का ऑब्जेक्ट जब चल रहा होता है उसको देखने के लिए हम लोग का एंगल है ना डी थीटा बाय डी टी क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि एंगल ही खुद कम हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा। और यहाँ देख सकते हो कि कोई सर्कुलर मोशन नहीं है। अब हम लोग आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, है ना। 2 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे, तो तीसरा पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। इसको समझते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और अच्छे से कहा जाए तो। यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, ऑब्वियस है ना, ऐसा ही है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब देखो वहां पे याद होगा, मैं ना इसको यहीं पे एक जगह जल्दी से पढ़ा दे रहा हूँ। वेलोसिटी भी 2 तरह के होते थे, अगर काइनेमेटिक्स आप लोग पढ़े हो। 9th क्लास में बस वेलोसिटी रहता था, लेकिन 11th क्लास में 2 तरह का वेलोसिटी हो गया था, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद आ रहा होगा, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह यहाँ पर भी एंगुलर वेलोसिटी भी 2 तरह के होंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। दोनों को निकालने का फॉर्मूला से भी वहां पर आप लोग देखे होंगे, है ना सर। तो मैं दोनों को है ना अलग अलग कर देता हूँ। सबसे पहले इसको एक चीज जान लो, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको ओमेगा है ना, डब्लू है ना, डब्लू टाइप का थोड़ा सा स्टाइलिश में लिख दो तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जिस है ना प्लेन में है ना मोशन हो रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। और इसका डायरेक्शन किधर होगा,
जिधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही ओमेगा का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे वहां पर भी होता था ना, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता था उधर ही वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता था। डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये चीज एक बार याद रखना। तो हम लोग है ना दो अलग अलग तरीके का पढ़ रहे थे एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहला एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज ओमेगा डायरेक्टली, एवरेज ओमेगा है ना शॉर्ट में, या ओमेगा एवरेज ऐसे करके। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल को हटा के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही रखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको हम लोग ना लिखना चाहे, इसका फॉर्मूला, ये सब मैं इसलिए ज्यादा नहीं समझा रहा हूं क्योंकि कैलमेटिक्स में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाता हूं मैं, आप लोग भी समझे ही होंगे वहां पर। ठीक है, यहाँ झूठ मूठ का टाइम वेस्ट हो गया। ओमेगा एवरेज है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। तो मान लो कि स्टार्टिंग में देखना, यहाँ पर स्टार्टिंग में मान लो ये θ1 पे था, ठीक है, फिर यहाँ पे ये θ2 हो गया ना। ये रेफरेंस लाइन से ले रहा हूँ, एंगुलर पोजीशन ए और ये बी पॉइंट है। ठीक है, θ1 स्टार्टिंग में, फिर ये θ2 हो गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला होगा θ2 माइनस θ1। तो बस θ2 माइनस θ1, और टोटल टाइम मान लो यहां से यहां जाने में t1 लगा और यहां से यहां जाने में t2 लगा, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, कितना टाइम लगा उसमें, t2 माइनस t1। ठीक है, t2 माइनस t1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ये ओमेगा एवरेज हो गया, कोई दिक्कत। अब हम लोग देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस है ना एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस सही है स्पेलिंग, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंस्टेंटेनियस, ये भी देखो फॉर्मूला वही होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, लेकिन वहां पे इंस्टेंट पे होता है ना। तो इंस्टेंट पे होता है तो टाइम क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है ना। ये सब देखे होंगे आप लोग, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी होता है, लेकिन यहाँ लिमिट क्या हो जाता है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, बहुत छोटा हो जाता है। तो आपको इसको देख के डरना नहीं, लिमिट उमिट है, मैं लिखने वाला भी नहीं था, ऐसे फ्लो में लिखा गया। आप लोग को याद क्या करना है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे वहां पे क्या होता था, वेलोसिटी dx बाई dt होता था, है ना, और यहाँ डेल्टा x बाई डेल्टा t होता था। बस सिंपल है, x की जगह यहाँ थीटा आ गया और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। फिर आपको ये सब भी क्वेश्चन याद आ रहा होगा, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 रहता था। पूछा जाता था कि वेलोसिटी बताइए टाइम इज टू 2 सेकेंड पे, तो क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन करते थे ना, एट 2 सेकेंड है ना। अगर पूछा जाता था एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, तो क्या करते थे, इस टाइप का काम करते थे, x1 निकालते थे, x2 निकालते थे, फिर है ना दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करते थे। तो वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर भी आएंगे, उतने सारे मैं क्वेश्चंस यहाँ नहीं करवाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, और आपको बता दूंगा कंसेप्ट है ना, कैसे उसको बनाना होता है। फिर जब हम लोग का न्यूमेरिकल वाला लेक्चर आएगा तो उसमें भर के क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गए। अब देखिए यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये जान लीजिए आप यहाँ पर। इसका बाबू ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्यों रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है ना। हमेशा हम लोग एंगल किस में लेंगे, रेडियन में लेंगे, नॉट इन डिग्री, है ना। 11th क्लास से ये चीज आप लोग है ना प्रैक्टिकल में लेते आएंगे, है ना। जो मैथ्स वाले होते हैं वो तो ऑब्वियसली हमेशा रेडियन में उनको लेना पड़ जाता है, लेकिन जो बायो वाले हैं है ना, नीट वाले, वो लोग हमेशा याद रखिए रेडियन में सब काम करना है। यहाँ पे कुछ भी डिग्री में काम नहीं करना है। ठीक है, तो रेडियन, टाइम का क्या होता है यूनिट, सेकेंड होता है, तो रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया। इसका अगर मैं पूछूं डायमेंशन क्या होगा, ये सब मैं झूठ मूठ का बता रहा हूँ है ना, यूनिट एंड डायमेंशन में ये सब आप लोगों को पढ़ा भी दिया गया होगा जब फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। तो डायमेंशन क्या होगा इसका,
देख लीजिए, एंगल का डायमेंशन होता है क्या? नहीं होता है ना। एंगल इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, उसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। क्यों? देखो, एंगल आर्क लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस है ना। इसका भी लेंथ होगा डायमेंशन, इसका भी लेंथ डायमेंशन होगा, लेंथ आपस में कट गया तो डायमेंशन लेस हो गया एंगल, है ना। तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि ये भी तो एंगल का सब्ट्रैक्शन ही है। टाइम का लेकिन डायमेंशन होता है क्या? कैपिटल टी, है ना। तो देख सकते हो ये 1/t हो गया। 1/t को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? t का इनवर्स, है ना, t-1 ऐसे लिखा जाता है, और ये क्लोज ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है डायमेंशन। तो ये भी हो गया, है ना। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मान लो थीटा दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज गिवन एज फॉलोइंग 2t² + 4, ठीक है, 2t² + 4 फाइंड, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया। फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, और दूसरा क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस ओमेगा इंस्टेंटेनियस एट 2 सेकेंड, ठीक है। या इंस्टेंटेनियस नहीं भी लिखता तो समझ में आना चाहिए, एट मतलब इंस्टेंटेनियस ही पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है, एंगुलर वेलोसिटी 2 सेकंड में क्या होगा, और एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी 2 सेकंड में क्या होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, अभी मैं फॉर्मूला लिखवाया था यहाँ पर। तो जो लोग बना लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना। पॉज करके आप लोग सॉल्व करके देख लो एक बार, है ना, फिर मिला लेना। तो देखो, ओमेगा एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला था? अभी हम लोगों ने देखा θ2 - θ1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी बेसिकली टाइम टेकन है। तो क्यों ना सबसे पहले θ1 और θ2 निकाल लिया जाए। तो θ1 मतलब क्या होगा? एट t = 0। θ1 तो यही हुआ। स्टार्टिंग में क्या होगा, है ना। 1 मतलब स्टार्टिंग, 2 मतलब फाइनल। तो स्टार्टिंग में जब t = 0 है हो रहा था, तो यहाँ t को अगर 0 पुट करो तो थीटा का वैल्यू से देखो तो इतना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। और ये अंडरस्टूड है कि थीटा रेडियन में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो θ1 का वैल्यू 4 आ रहा है। तो एट t = 2 सेकेंड वो θ2 होगा, ठीक है। तो θ2 का वैल्यू देख लो कितना आ जाता है, 2 सेकेंड पुट करो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 2 जाए 8 + 4 12, तो 12 हो गया। तो ओमेगा एवरेज बस निकाल लेना है, θ2 - θ1 डिवाइडेड बाय t। θ2 - θ1 कितना हो गया, 12 - 4 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है, 2 सेकेंड लगा है। 12 - 4 यानी 8, 8/2 यानी 4 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या आ गया अपना ओमेगा एवरेज आ गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, यानी इंस्टेंटेनियस ओमेगा का। तो सेकेंड क्वेश्चन ओमेगा इंस्टेंटेनियस, है ना। अगर आप लोगों को रोशनी नहीं आ रहा होगा तो मैं बोल रहा था, तो शायद कहीं पे लाइट आ रहा होगा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पे आ रहा है ओमेगा इंस्टेंटेनियस। इसका फॉर्मूला क्या मैंने बताया, dθ/dt, है ना। उस इंस्टेंट पे बताना है, और कब? टाइम जब 2 सेकंड है। dθ/dt याद आ रहा होगा डिफरेंशिएशन का, है ना। तो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आप लोगों को, है ना। ये सब बेसिक मैथ्स का पोर्शन है, तो बस डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। t² का क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और 4 का 0 हो जाएगा, तो 2t। तो dθ/dt मैं डायरेक्ट लिखूं यहाँ पर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4t आ जाएगा। समझ में आ गया, t² का 2t और 2 पहले से ये कांस्टेंट, तो 2 × 4t हो गया। तो t का वैल्यू बस यहाँ पर क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है, 4 2 8, है ना, क्योंकि 2 सेकंड पे पूछा है। तो t का वैल्यू 2 रहती है यहाँ पे, तो 8 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा इंस्टेंटेनियस आ गया आपका। तो दोनों आंसर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्लियर है। कभी कभी क्या होता है बाबू, ओमेगा का वैल्यू दे देता है टाइम में, है ना। ये क्वेश्चन है ना, मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, अभी लास्ट में करवाऊंगा। ओमेगा का वैल्यू दे देता है, कैसे? इसी तरह से 2t² + 4, है ना। मान लो ये ओमेगा का वैल्यू है ना। पूछेगा कि t = 0 पे, है ना, एंगल 0 डिग्री था या 0 रेडियन था, तो t = 2 सेकेंड पे एंगल कितना होगा। तो बस क्या करना है आप लोग को, ओमेगा = dθ/dt लिखोगे, ठीक है। ओमेगा = dθ/dt लिखोगे यहाँ पर, तो dθ क्या हो गया, ओमेगा dt हो गया। फिर इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो इंटीग्रेट करना भी आना चाहिए, है ना। ओमेगा मान लो टाइम का फंक्शन है, तो इंटीग्रेट करना तो आता ही है। जैसे t² का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन,
t³/3 हो जाता है। तो बस इंटीग्रेट करोगे, है ना, यहाँ θ1 लिखोगे, यहाँ पे θ2 लिखोगे, यहाँ पे टाइम t1 और यहाँ टाइम t2। ठीक है, इंटीग्रेट करके जो आंसर आ जाए, है ना, तो वहां से आपको मिल जाएगा θ2 का वैल्यू, θ2 माइनस θ1 हो जाएगा इसका, और यहाँ पे तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा क्या आएगा, है ना। तो ये भी फॉर्मूला कभी कभी यूज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला की तरह ये सब याद नहीं रखते हम लोग, इस चीज को याद ही रखते हैं, ओमेगा d(θ/dt), है ना। कब डिफरेंशिएट करना है, कब इंटीग्रेट करना है, ये समझ में आना चाहिए। इनफैक्ट कैलमेटिक्स में फिर से मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल दिया था कैलमेटिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, क्योंकि नया नया रहता है तो बच्चों को भरपेट क्वेश्चन करवाया जाता है। ठीक है, और बच्चे भी खुश होते हैं सब बच्चों वाला क्वेश्चन बनाकर, है ना। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए वन रोटेशन हुआ, इन वन कंप्लीट रोटेशन इन टी टाइम, अगर एक कंप्लीट रोटेशन होने में, है ना, सर्कल में टी टाइम लगता है, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन होने में, तो ओमेगा क्या होगा उसके लिए, ओमेगा एवरेज। ठीक है, मान लो यहां से चला और यहाँ पे रोटेट करके यहीं पर आ गया, तो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा एक कंप्लीट रोटेशन में, तो 2π हो जाएगा बाबू, और टाइम कितना लगा, कैपिटल टी लगा। बस ये हो गया। दूसरा देख लेते हैं, इफ टी टाइम इज टेकन इन n रोटेशंस, ठीक है, n नंबर ऑफ रोटेशंस हुआ, मतलब 5 रोटेशन, 6 रोटेशन, 7 रोटेशन, ऐसे करके रोटेशन हुआ, तब पूछा गया कि तब ओमेगा एवरेज कितना होगा, सोच के बताओ, तब ओमेगा एवरेज क्या होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, n नंबर ऑफ रोटेशन हुआ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2π इंटू n हो जाएगा, है ना, सिंपल है, 2π इंटू n। तो यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, n इंटू 2π और डिवाइडेड बाय टाइम t तो रहता ही है। देख लो, कुछ भी ये सब फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना, एक चीज याद रखना बस। ठीक है, तुरंत बस जो बेसिक फॉर्मूला है उसी से बनाना है ये सब चीज। तो आज एक है ना और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो कि मैं कल भी बताऊंगा, ना नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बस एक क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं रखना चाहता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। ये मान लो ये सर्कल है ना, सर्कल में मूव कर रही है कोई पार्टिकल, ये r रेडियस है, v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है ना। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से, सब आगे में हम लोग डिटेल में देखेंगे भी। तो देखो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होता है, मानते हो। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है। अब बताओ टी टाइम में ये कितना है ना लेंथ कवर करेगा, टी टाइम में, है ना। तो टी टाइम में ये कितना लेंथ कवर करेगा, छोटा सा है ना, तो ये v इंटू टी कवर करेगा, लेंथ ऑफ आर्क, है ना, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है। तो r का वैल्यू vt हो जाएगा, रेडियस का वैल्यू r है, कोई दिक्कत, इसको यहां रहने देते हैं। अब देखो ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, डी थीटा बाय dt होता है ना, डी थीटा बाय dt। v और r तो कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट है, और मैं स्पीड कांस्टेंट बोल ही रहा हूं, है ना। ये स्पीड क्या है, कांस्टेंट है इस पार्टिकुलर केस के लिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt हो गया। इसको डिफरेंशिएट करो तो देखो कितना आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। ये फॉर्मूला बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। अब एक चीज याद रखना है, मैं ओमेगा है ना मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, v भी मैग्नीट्यूड है और r भी मैग्नीट्यूड है, कोई भी यहाँ पे वेक्टर नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर बाय r वेक्टर, ये गलत है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, मेरा आज का ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ वेलोसिटी का वेक्टर का डायरेक्शन कैलमेटिक्स में देखे हो, रेडियस का डायरेक्शन जानते हो किधर होता है, ओमेगा का डायरेक्शन एक्सियल होता है, ये भी जान लो। तो मैं आप लोग को ऑप्शन दे रहा हूं कि ओमेगा का इस केस में व्हाट विल बी करेक्ट रिलेशन। ठीक है, ऑप्शन मैं दे देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन तो यही मैं दे देता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू वी वेक्टर बाय आर वेक्टर। दूसरा ऑप्शन वी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। तीसरा ऑप्शन वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर।
ठीक है, और दूसरा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। ठीक है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आप लोगों को सोच के बताना है ना। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है आज। अगर समझ में आ जाए तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसको लिख के बताइएगा, है ना। ओरिजिनल भी दे दीजिएगा, ठीक है, वहां पर, या ABCD बस इतना लिख दीजिएगा। तो आज का होमवर्क ये है, कल हम लोग फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे और ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिर, है ना, आज आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।